नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा निबंध का विषय है सतत विकास लक्ष्य, विश्व और हम। पूरी दुनिया में हमारी स्थिति क्या है और पूरी दुनिया इस दिशा में क्या कर रही है, ये भी हम इसमें जोड़कर देखेंगे। हमें निबंध सिर्फ एसडीजी पर नहीं लिखना है, सतत विकास लक्ष्यों पर नहीं लिखना है। इसमें हमें अपने देश का मूल्यांकन करना है कि हमने कितनी तरक्की की है, और अब जब 10 साल का समय और बचा हुआ है, 2030 तक हमें इसे प्राप्त करना है। जो 17 लक्ष्य हैं उसमें से अधिकतम हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं और कितना पहुँचे हैं, ये सब हम लिखेंगे। और शुरुआत हम पृष्ठभूमि से करेंगे, क्योंकि पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि सतत विकास लक्ष्य होते क्या हैं, कैसे आए और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके साथ साथ जो एमडीजीज थे ये क्या थे और ये पूरे हुए कब हुए, और उसके बाद इनका गठन कैसे हुआ, मतलब ये सारी जो पीछे वाली बैकग्राउंड की चीज़ें हैं इसको आप लिखिएगा। तो चलिए पहले प्रारूप बना लेते हैं बिना देर किए। देखिए, इसमें सतत विकास लक्ष्यों की आवश्यकता क्यों पड़ी ये आपको पहले बताना पड़ेगा, और इनकी जो पृष्ठभूमि है वो लिखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ बर्टलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो आप शामिल करिएगा और इसको अच्छे से लिख दीजिएगा, इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें थी और क्या अनुशंसा की गई। इसके साथ साथ एसडीजी और एमडीजी दोनों जो थे उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। मतलब एसडीजी वर्तमान में चल रहा है और इससे पहले जो लक्ष्य थे उन्हें एमडीजी कहा जाता था, इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे। इसके साथ साथ 17 विकास जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनका आपको ब्यौरा देना है। अब ये जो ब्यौरा है इसको बहुत डिटेल में मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो निबंध का विषय है वो सतत विकास लक्ष्य पर केंद्रित नहीं है। सतत विकास लक्ष्य के क्षेत्र में हमने कितना प्राप्त किया है इस बात पर केंद्रित है। शीर्षक को समझना अनिवार्य होता है, तो शीर्षक आपसे यही कह रहा है कि यहाँ पर कितना अचीवमेंट प्राप्त हुई है, ये हमें लिखना है। तो 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको एक मोटे तौर पे ऐसे ही संक्षिप्त तरीके से बस दर्शा दीजिएगा, ज़्यादा उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसको आपको लिखना है। साथ ही साथ एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसको आपको इसमें लिखना पड़ेगा, रैंकिंग बतानी पड़ेगी। और साथ ही साथ भारत के सम्मुख जो चुनौतियां हैं, सामने कुछ न कुछ चुनौतियां होती हैं। जब विकास का मार्ग आप पकड़ते हैं और उसमें सही रास्ते पर चलते हैं तो तरह तरह की चुनौतियां आती हैं, और ये चुनौतियां इस बात का सबूत होती हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप गलत रास्ता अख्तियार करेंगे तो वहाँ कोई चैलेंज नहीं आएगा, वहाँ आपको किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। वो एक फिसलन भरा हुआ रास्ता होता है, एक बार अगर आप उस पर चलना शुरू कर दें तो आपके पैर अपने आप फिसलते चले जाते हैं, उसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं है। और यह जो है ये ऊबड़ खाबड़ सड़क होती है, जो विकास का मार्ग होता है, सत्य का मार्ग होता है। और इस पर जब आप चलना शुरू करते हैं तो बाधाएं ही बाधाएं आती हैं, और जब दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं तो समझ जाइए कि आपका रास्ता सही है, बस आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो यहाँ भारत के सामने क्या चुनौतियाँ हैं ये आपको लिखना है, और उसके बाद उपसंहार तो करना ही है। तो आइए देखते हैं इसमें शुरू कैसे करें। एक चीज़ और है कि चूंकि सतत विकास वाला जो मुद्दा है या इस तरह के जितने भी टॉपिक होते हैं ये ज्वलंत हैं, वर्तमान में भी इनमें कुछ न कुछ घटता रहता है। तो इसलिए समसामयिक मुद्दे जो हैं उनको यथासंभव इसमें स्थान दीजिएगा। यानी कुछ करंट अफेयर का नया नवेला घटनाक्रम हुआ है तो उसको अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका निबंध और जो अभ्यर्थी हैं उनसे बेहतर हो जाएगा। हालांकि ये प्रयास सभी करेंगे, लेकिन उसमें आप कितना बेहतर सटीक तरीके से इसे प्रस्तुत कर पाते हैं ये आपके कौशल पर निर्भर करता है। तो कौशल जो है वो अभ्यास से आता है, और वही अभ्यास हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, सतत विकास लक्ष्य, विश्व और हम, ये शीर्षक ही है। यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि मानवाधिकारों का जब प्रश्न उठता है, मानवाधिकारों पर एक निबंध हमने पीछे देखा था, तो मानवाधिकारों का जब प्रश्न उठता है तो हम देखते हैं कि शोषण गरीबों और पिछड़ों का, जो लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, और जो पिछड़े हुए हैं, दबे कुचले हैं, उनका इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा समाज जो है वो असमानताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर जो हमारा समाज है उसमें क्या है, असमानताएं हैं, बराबरी नहीं है। कोई बहुत ऊंचा है, कोई बहुत नीचा है, एकदम असमानता वाली स्थिति ये पाई जाती है। कुछ के पास इतना पैसा है कि खर्च करने के लिए भी उन्हें दिक्कत हो रही है, और दूसरे जो है उनके पास कुछ है ही नहीं है, दूसरे मीटिंग का खाना ही नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये असमानता बड़ी घातक होती है, ये बीच में बहुत चौड़ी खाई बनाती है, और ये खाई विभाजन का कारण बनती है, असंतोष का कारण बनती है। तो इसलिए इसको पाटना अनिवार्य है। अब देखिए, आवश्यकता थी इस असमानता को मिटाने की, और इसलिए वर्ष 2015 में, जो साल था 2015, उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 70वीं बैठक होती है उसमें 2030 तक का जो सतत विकास के लिए एजेंडा है उसको तय किया जाता है। ये इसलिए भी तय किया जाता है क्योंकि एमडीजी जो थे वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और एमडीजी हैं क्या, तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। इनकी समाप्ति उस समय हो जाती है, तो आगे कुछ ना कुछ तो करना ही था।
मतलब दिशा विहीन आप जीवन नहीं जी सकते, और ख़ास तौर पे जब पूरे विश्व की बात हो रही हो तो वहाँ एक दिशा का होना आवश्यक है। और जब तक आप कोई ध्येय नहीं बनाएंगे, कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक आप उस पर एकदम जुट कर काम नहीं करेंगे, आप भटक जाएंगे, आपकी जो बुराइयां हैं आपको घेर लेंगी। ये बात है। तो इसलिए यहाँ जो एसडीजी है उनका गठन किया जाता है, और इनकी संख्या कितनी है? 17 है, ये आप जानते हैं। और इसके कुल प्रयोजन जो है वो 169 है। तो यहाँ प्रयोजनों की भी संख्या आप चाहिए तो लिख दीजिए, और नहीं तो 17 आप जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनका उल्लेख कर दिए, ये पर्याप्त है। ये पृष्ठभूमि हम इसमें दर्शा रहे हैं, क्योंकि पहले पृष्ठभूमि लिखनी थी तो उसमें हमने लिखा कि मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि और भी जो समेकित विकास है वो भी इसमें एजेंडा है, लेकिन मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता थी कि जो ऊंच और नीच का अंतर है, यानी बड़े छोटे और अमीर गरीब का जो फासला है, सुविधा संपन्न और अभावग्रस्त का जो अंतर है, उसको पाटना है, और पाटने के लिए इन्हें तय किया गया। अब देखिए, पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग, ये 1983 है, इसके अधीन बर्टलैंड कमीशन, देखिए उसमें बिंदु था ना प्रारूप में बर्टलैंड कमीशन, तो उस पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं। देखिए, बर्टलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट 1987 में जारी होती है। ये गठित कब होता है? 1983 में, और इसे लंबा समय लगता है, यानी करीब यहाँ पर 4 साल का ये समय लेता है, और 4 सालों के समय में ये पूरा रिसर्च करके अंत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? ये जो बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी, इसने बताया, यहाँ देख लीजिए, कि आने वाली पीढ़ी के लिए संचित संसाधनों को खर्च किए बिना, ये लिखा हुआ वाक्य है, तय वाक्य है, तो इसमें हेर फेर नहीं। यहाँ पर संचित संसाधनों को खर्च किए बिना जो वर्तमान की पीढ़ी का संपूर्ण विकास है, उसी को सतत विकास कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको भी संसाधन चाहिए होंगे जीवन जीने के लिए, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यहाँ पर बात प्राकृतिक संसाधनों की हो रही है, जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो उनका उपयोग हम भी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। आबादी अच्छी खासी है, तो बेहिसाब तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन हो रहा है, और यही दोहन इस विनाश की ओर संकेत करता है कि इनका जो भंडार है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, वो समाप्त हो जाएगा। जैसे भूमिगत जल है या ईंधन है, जो जीवाश्म ईंधन है, इनकी समाप्ति हो जाएगी, और उसके बाद क्या करेंगे? ये कोई रास्ता नहीं है। तो इसके लिए यहाँ कहा गया कि जो आने वाली पीढ़ी है, यानी भविष्य हमारा है, उसके लिए भी हम कुछ बचा कर रखें और अपने भी विकास को अवरुद्ध न होने दें। ये जो धारणा है, या यह जो अवधारणा है, इसी को हम कहते हैं सतत विकास। तो सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है, ये बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट से निकल कर आता है, जो कि जारी होती है 1987 में। इस तरीके से आप इसे अपने ढंग से लिख सकते हैं। इसके बाद एसडीजी से पहले अभी हमें यह भी लिखना पड़ेगा कि सतत विकास लक्ष्य का जो एजेंडा तय किया गया था, उससे पहले की स्थिति क्या थी? क्या ऐसी स्थिति थी कि हम कुछ कर ही नहीं रहे थे? जब से ये रिपोर्ट आई है बर्टलैंड वाली, तब से क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे? ऐसा नहीं है, तब भी प्रयास हो रहे थे। तो यहाँ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उनका नाम आता है, यानी एमडीजी का नाम आता है। तो एमडीजीज जो हैं, उनका अस्तित्व 2015 में समाप्त हो जाता है, यानी उसके लिए जो लक्ष्य तय किया गया था वो 2015 तक का ही था, वो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद कुछ ना कुछ चाहिए था। तो जब चाहिए था, तो यहाँ और विस्तृत जो कार्य योजना है वो आती है, और उसी को आप एसडीजी के रूप में देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, उनका नाम सिर्फ आपको लिख देना है, तो नाम भी अच्छा खासा है, यानी एक बड़ा पैराग्राफ तो यही लेगा। देखिए, इसमें पहला जो था, पहला लक्ष्य, इन्हें याद करने के अलग अलग ट्रिक होते हैं। आपने बहुत सारे ट्रिक कहानी के माध्यम से याद किया होगा कि पहले गरीबी है, उसके बाद भूख है, इसके बाद स्वास्थ्य सुरक्षा, इस तरीके से। तो जो भी ट्रिक हो उससे आप इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों पर कुछ न कुछ, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न बने या लिखने वाले प्रश्न बने, इनका जिक्र आता ही आता है। जैसे इसी बार ले लीजिए, जो यूपीपीसीएस की परीक्षा थी, जो प्रीलिम्स हुआ है, उसमें प्रश्न आ गया था इससे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें रट्टा मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं। देखिए, यहाँ पर गरीबी के सभी रूपों की जो विश्व से समाप्ति है, उसको तय करना, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा जो है, उसमें भूख की समाप्ति, और भूख की समाप्ति के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ विकास हेतु कृषि को प्रोत्साहन, ये दूसरा है। तीसरा जो है, इसमें सभी आयु वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहन, समावेशी न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सीखने का समान अवसर उपलब्ध कराना, ये जो है, ये आपका चौथा है। यहाँ आप देख रहे हैं। 5वें नंबर पर आप देख रहे हैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण पे हमने पीछे निबंध देखा है। इसके बाद स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी इसमें टारगेट के तौर पर रखा गया है। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुलभ कराना, ये हमारा 7वां लक्ष्य है, और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है, मतलब इसे प्राप्त करना भी एक चैलेंज है। इसके साथ साथ निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास, ये देखिए, और पूर्ण उत्पादक रोजगार, बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, यानी समग्र विकास जो है वो सतत विकास के अंतर्गत आता है।
इसके साथ साथ लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण जो है उसको बढ़ावा देना। सिर्फ कृषि को लेकर हम वर्तमान युग में नहीं चल सकते, इसलिए उद्योगों का होना भी अनिवार्य है। तो उसका एक सही तरीका होना चाहिए। जिस तरीके से इस समय औद्योगिकीकरण हो रहा है या हुआ है वो गलत तरीका है। उससे हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्यावरण और प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। और देश की जो अर्थव्यवस्था है या दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है। तो यहाँ पर जो औद्योगिकरण है वो होना तो चाहिए, लेकिन सबको साथ लेकर, जो एक स्लोगन है ना कि सबका साथ सबका विकास, तो वो यहाँ पर लागू होता है। अब देखिए, इसके साथ साथ देशों के बीच में असमानता कम करना। आपने देखा है कि दुनिया में जितने देश हैं सब एक बराबर नहीं है, सब में कुछ न कुछ दिक्कतें हैं। कुछ जो है वो बहुत सुविधा संपन्न है, एकदम ऊपर वाले हैं, महाशक्ति है, और कुछ इतने विपन्न हैं, इतने गरीब हैं कि उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके नागरिकों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ देशों के बीच में जो असमानता है उसको कम करना। इसके अलावा सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना, ताकि प्राकृतिक आपदाओं या जितने भी प्रकार के संकट होते हैं उनसे संरक्षण हो सके। इसके साथ साथ जो 12वां है उसमें आप देख रहे हैं, यहाँ इसे मिटा दीजिए। देखिए 12वें वाले में आप देख सकते हैं स्थायी खपत और उत्पादकता पैटर्न को सुनिश्चित करना, ये भी इसका लक्ष्य है। जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों के लिए, मतलब प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना, ये आपके 13वें नंबर का लक्ष्य है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जलवायु जो है वो बदलती है। जलवायु को हम रोक कर नहीं रख सकते। हम ये चाहें कि वो स्टेबल हो जाए, जैसी इस समय जलवायु है वैसी ही हमेशा बनी रहे, तो ये नहीं हो सकता। अगर आपने भूगोल को पढ़ा है, भूगोल में पीछे से आपने देखा है कि अलग अलग युग आते हैं और उसमें जलवायु और मौसम में बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं। जो भूगर्भिक संरचना है वो भी बदलती है, महाद्वीपों का अलग अलग विभाजन, निर्माण वगैरह होता है। उसके साथ साथ जो जलवायु है उसमें भी परिवर्तन आता है। कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो बर्फ जम जाती है, जिसे कि आप हिमयुग कहते हैं। कभी बर्फ पिघलने लगती है, फिर समुद्रों का निर्माण होता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब जलवायु में फेरबदल ये लंबे समय से चल रहा है, लेकिन यह धीमी प्रक्रिया है। जो जलवायु परिवर्तन प्रकृति करती है, प्राकृतिक तरीके से होता है, वो एक धीमा प्रोसेस है, आराम से होता है। और इतने आराम से होता है कि जो जीव जातियां हैं वो अपने आप को इसके हिसाब से ढाल लेती हैं, पता भी नहीं चलता और लोग ढल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो परिवर्तन इस समय हो रहा है, मतलब पूरे विश्व में जो जलवायु परिवर्तन देखकर हमारे माथे पर सलवटें आ जाती हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? ये बहुत तेज हो रहा है। जो इस समय जलवायु परिवर्तन है उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि अगर इस रफ्तार में होता रहा तो बहुत तेजी से जो मौसम है या जितने भी पैटर्न है उनमें चेंज आएगा। और इस बदलाव को एक झटके में चूंकि ये बदलाव आया है तो मानव जाति और जितनी भी जीव जातियां हैं वो झेल नहीं पाएंगी और समाप्त हो जाएंगी। तो ये स्थितियां खतरनाक हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन का जो यहाँ प्रोसेस है उसको एक नियंत्रित अवस्था में करना, ये भी एक टारगेट है। इसके बाद देखिए सतत, यहाँ आप देख सकते हैं स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना। देखिए समुद्र से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। महासागर जो है एक बहुत बड़ा पारितंत्र है, आप जानते हैं, जलीय पारितंत्र है, और इसके अंदर अनेकों चीज़ें हैं। बहुत कुछ हमने इससे लिया है और बहुत कुछ हम इसको दे रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं? सिर्फ प्रदूषण और नुकसान। तो यहाँ पर ले हम, वो तो अच्छी बात है, और वो भी सीमित मात्रा में लें, ये नहीं कि इतना वसूल लिया कि फिर वो देने लायक न रहे। और उसके साथ साथ जो दे रहे हैं प्रदूषण, वो गिफ्ट ना करें। तो ये चीज़ यहाँ नियंत्रित करनी आवश्यक थी। तो इसको भी सतत विकास लक्ष्य का हिस्सा बनाया गया, ताकि महासागरों की जो संसाधन है या उसकी जो संपदा है उसका हम समुचित तरीके से इस्तेमाल करें और उसको संरक्षित भी करें, मतलब उसका संरक्षण करने के लिए भी प्रतिबद्ध हों। इसके साथ साथ आगे आप देख सकते हैं कि सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, यह भी सतत विकास लक्ष्य का हिस्सा है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप देख रहे हैं, इसमें आधा मुद्दा तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, मतलब पर्यावरण की जो गंभीर समस्याएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। बाकी सब जितनी चीज़ें हैं वो प्रकृति से ही आधारित हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, मतलब जितने लक्ष्यों को आप लगातार यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये सब पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप आगे चलिए, यहाँ आप देख लीजिए सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना। उत्तरदायित्व तो भी एक चीज़ होती है, तो यहाँ जवाबदेही होनी अनिवार्य है, तभी पारदर्शिता आएगी। और देख लीजिए, जब ऐसा होगा, जवाबदेहपूर्ण बनेंगे ये लोग, तो न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। सभी के लिए समान न्याय की जो अवधारणा है वो साकार हो सकेगी। तो ये 16वां लक्ष्य है। और आइए देखते हैं अंतिम वाला कौन सा है। देखिए जो 17वां लक्ष्य है उसमें कहा गया है कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना। देखिए लक्ष्य बना लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, सबसे बड़ी चुनौती होती है उसका क्रियान्वयन। और यहाँ तो एक लक्ष्य है ही नहीं है, कितने लक्ष्य हैं? टोटल 17।
और ये 17 देखने में, गिनती में तो आसान लगता है कि 17 तक की संख्या है, लेकिन जितने लक्ष्य हैं वो अपने आप में बहुत महाभयंकर है, यानी बहुत बड़े पैमाने के हैं। तो यहाँ सामूहिक भागीदारी अनिवार्य हो जाती है। जब तक पूरी दुनिया मिलकर एक साथ प्रयास नहीं करेगी, तब तक यहाँ किसी एक देश की वश की बात नहीं है कि इनको अचीव कर ले। सब मिलकर यहाँ कोशिश करें, ये अनिवार्य है। और उसके साथ साथ इन कोशिशों में संसाधनों का होना भी आवश्यक है। संसाधन ही नहीं रहेंगे, जो उपकरण है या जो भी चीज़ें हैं, संसाधनों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो अगर नहीं रहेंगी तो हम इन्हें प्राप्त कैसे करेंगे, यह भी एक प्रश्न है। और उस प्रश्न का उत्तर किसी भी देश के पास नहीं है। तो इसलिए सब लोग हाथ पैर मार रहे हैं और पूरा कोई अचीव नहीं कर पाएगा, ये भी तय बात है, कितना भी उसमें प्रयास कर ले, लेकिन मैक्सिमम प्राप्त कर ले, इसी में उसकी सफलता है। तो आइए देखते हैं इसके बाद एमडीजी के बारे में कहा गया है। तो एमडीजी में इससे कम लक्ष्य बनाए गए थे। टोटल कितने थे? 8 लक्ष्य थे, यहाँ पर ज़्यादा नहीं था। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वेक्षण था, प्रारूप जो हमने बनाया था उसमें जो बिंदु थे उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वेक्षण था या उसकी जो रिपोर्टें हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि विश्व के देशों में, जो दुनिया के देश हैं, उनमें 18 ऐसे हैं जहाँ खाद्य सुरक्षा संकट में है। और कारण क्या है? कारण है संघर्ष। विश्व में एक बार फिर से भूख के शिकार जो लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि खाना जो है वो फेंका जा रहा है। मतलब इतने बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहे हैं और भारी मात्रा में जो खाद्य पदार्थ हैं, खाने योग्य भोजन है, बढ़िया भोजन है, मतलब कीमती सामान है, वो फेंका जा रहा है। और कहीं पर ऐसी स्थिति है कि कूड़ेदान और नालियाँ टटोलने के लिए जो गरीबों के बच्चे हैं वो विवश हो जा रहे हैं। जैसे मुंबई जैसे शहरों में ही आज से 10 साल पहले की स्थिति है, जब एसडीजी का उतना ज़्यादा जोर शोर नहीं था। तो जो गटर हुआ करते थे, खुले होते थे पहले के समय में, अब तो सीवर वाला हो गया है। कुछ इलाकों में खुले गटर होते थे, सभी में नहीं। तो वहाँ पर फलों के ठेले लगते थे और जो रईस ज़्यादा होते थे वो फल खरीद कर वहीं पर खाते थे। और मलिन बस्ती के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जो फल वाले होते थे वो सड़े फल नाले के अंदर फेंक देते थे और वो नाले में हाथ डालकर उस फल को निकालते थे, कपड़े से पोंछते थे और खा लेते थे। अब आप सोच लीजिए कि कितनी गंदी स्थिति है। क्या देश का विकास ऐसे हो सकता है? अर्थव्यवस्था कितनी ट्रिलियन और बिलियन की बन रही है ये मायने नहीं रखता है। देश की जनता सुखी है अथवा नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो क्या इस तरह की असमानता होनी चाहिए? तो इसीलिए यहाँ पर जो सतत विकास लक्ष्य हैं उन पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। फिलहाल यहाँ खाद्य सुरक्षा संकट में है और इसका कारण है संघर्ष। संघर्ष यहाँ पर बड़े पैमाने पर है और भूख के शिकार लोग बढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन जो लगातार बहुत तेज गति से हो रहा है, मतलब प्राकृतिक तरीके से नहीं हो रहा है बल्कि विनाशकारी तरीके से, कृत्रिम तरीके से हो रहा है, तो उसका नतीजा ये निकल कर आया है कि आपदाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सूखा पड़ रहा है कहीं पर और कहीं पर इतनी बारिश हो रही है कि लोग बहने लग रहे हैं। तो प्राकृतिक असमानता यह भी समय समय पर बाधा खड़ी करती है। पता लगा हमने एक कार्य योजना तैयार की, पूरे साल का एक रोड मैप तैयार किया कि ऐसे ऐसे हम काम करेंगे तो इन लक्ष्यों को हम प्राप्त करने की दिशा में इतना जो है रास्ता तय कर लेंगे, इतना फासला तय कर लेंगे। हर देश का अपना प्लान होता है, लेकिन उसमें बीच में कोई आपदा आ गई, एक से ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आ गई और उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, तोड़ फोड़ कर रख दिया, तो वो देश क्या खाक तरक्की करेगा? अब वहाँ पे वो पहले प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन करे, उसके बाद तब जाकर ये जो एसडीजीज हैं इनके बारे में सोचे। तो यहाँ पर ये सब मुसीबतें हैं, चुनौतियाँ हैं जो कि इसके रास्ते में आती हैं। अब इसके बाद देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से ये संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वेक्षण था ये काफ़ी यहाँ व्यवहारिक है। अब देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से जलवायु परिवर्तन के निरंतर बदलते स्वरूप के चलते, मतलब लगातार जलवायु तेजी से बदल रही है और आप इसे अपने आसपास भी बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। जैसे इस समय ही देख लीजिए, पेड़ों में पतझड़ आ गया है। नीम और इस प्रकार के जो देशी वृक्ष हैं उनकी पत्तियां झड़ के गिर रही हैं, मतलब नीचे जा रही हैं। ऐसा इस समय नहीं होता है। इस समय पतझड़ की क्रिया बहुत कम ही पेड़ों में होती है। पतझड़ का मौसम आप जानते हैं, जो वसंत वाला होता है उस समय होता है। तो ये सामयिक जो दिक्कतें हैं उन्हीं का नतीजा है, मतलब ये जलवायु परिवर्तन का ही असर है। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। फिलहाल यहाँ आप देख लीजिए, विश्व अर्थव्यवस्था को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये जो मौसम का बदलाव है ये आपदाएं ले आता है, संकट ले आता है और उनकी प्रतिपूर्ति के लिए फिर क्या करना पड़ता है? जो अर्थ है, या अर्थ का मतलब यहाँ धन से है, तो उस धन को उस दिशा में लगाना होता है जिधर लोगों को राहत मिल सके। तो विकास के कार्य यहाँ अवरुद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ अभी कोविड-19 को भी इसमें जोड़ लीजिएगा। कोरोना महामारी ने तो सब उलट फेर करके रख दिया है। सब जितनी योजनाएं थी वो धरी की धरी रह गई। लोग भले ही कहें कि हम कितना भी इसमें उबर कर प्रयास कर लेंगे, हम फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उठने में समय लगेगा। इसने पूरी दुनिया को इतना अस्त व्यस्त कर दिया है कि लोगों को फिर से व्यवस्थित होने में बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ जो 10 साल का समय है उस पर कोरोना का असर बहुत अच्छी खासी मात्रा में दिखने वाला है। तो इतना हम लिख सकते हैं
इसको चाहें तो आप और फैला सकते हैं, लेकिन शब्द सीमा को याद रखिएगा, शब्द सीमा के अंदर ही लिखिएगा। इसके बाद यहाँ लिख दीजिए, यह ऐसा प्रकोप है जो हर मोर्चे पर एसडीजीज की राह में रुकावट बनता जा रहा है। चक्रवातों से होने वाली क्षति की कोई गिनती ही नहीं है। चक्रवात आए दिन आते हैं, अपने ही देश में देख लीजिए। और दक्षिण एशिया का जो यहाँ पे हिस्सा है, मतलब ये रिपोर्ट है ना, तो रिपोर्ट में अलग अलग बिंदु होते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है, आप चाहें तो इन्हें बुलेट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब मैटर चेंज हो गया। यहाँ तक हमने आपदाओं की बात की, अभी सामाजिक दिक्कतों की बात कर रहे हैं। तो बाल विवाह की जो दरें हैं, मतलब बचपन में जो विवाह कर दिया जाता है, तो दक्षिण एशिया में इन दरों में गिरावट दिखाई दे रही है। यानी बाल विवाह पे कुछ हद तक अंकुश लगा है। ये एक सकारात्मक चीज़ है। अभी तक हमने नेगेटिव की बात की है, अभी जो ये पॉजिटिव चीज़ है इसके बारे में कह रहे हैं। और भारत भी इसमें शामिल है, यानी भारत में भी जो बाल विवाह की दरें हैं उनमें गिरावट आई है। भूजल का स्तर तेजी से कम हो रहा है। लीजिए, एक जगह खुश होने का मौका मिला तो फिर से यहाँ चेहरे लटक जाएंगे। जमीन का जो पानी है अंदर का, भूमिगत जल, जो कि पेयजल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका स्तर बहुत तेजी से कम हो रहा है और ये चिंताजनक स्थिति है। वो खत्म हो जाएगा तब विकल्प क्या बचेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसका कोई उत्तर नहीं है। इसके बाद देख लीजिए, गंभीर जल संकट की दिशा में ये कदम है और महामारी जैसी स्थितियां फैल जाएंगी। विश्व युद्ध खड़ा हो जाएगा पानी के संकट को लेकर। और दक्षिण एशियाई देशों में प्रदूषण, स्वच्छता और विद्युत आपूर्ति, ये सबसे अहम मुद्दे हैं जो कि विकास के मार्ग में बाधा है। ये सब दक्षिण एशियाई देशों की बात हो रही है। हम दक्षिण एशियाई देशों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भी उसी का हिस्सा हैं। अब इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ तक हमने दुनिया के ऊपर चर्चा की है। दुनिया के ऊपर जो चर्चा है उसको आप अपने ढंग से कर सकते हैं। यहाँ एक प्रारूप दिया गया था, एक ढांचा है कि आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद नीति आयोग का जो 2030 तक का काम धंधा है उसको देख लेते हैं। 2030 तक के लिए भारत और उसके राज्यों के, मतलब यहाँ भारत पूरा समग्र और उसके साथ साथ जितने राज्य या जितनी भी यूटीज़ हैं उनके लिए नीति आयोग ने एक योजना तैयार की है। और योजना जो है उसमें मूल्यांकन की एक प्रणाली है, तो इसी को कहा जाता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। मतलब ये क्या है? एक प्रकार का सूचकांक है। और इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जब काम आप कर रहे हैं तो उसका मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट में आप अपनी रैंकिंग देखते हैं और उसके आधार पर अंदाजा लगाते हैं कि अभी हम कितने पानी में हैं और कितना सफ़र और तय करना है। तो वही चीज़ यहाँ रैंकिंग भी करती है। मतलब ये रैंकिंग जो है ये इंडेक्स के तौर पर नापी जाती है। जिसको जैसी रैंकिंग मिली उसके आधार पर उसे प्रेरणा मिलती है कि कितने सुधार की और गुंजाइश। तो यहाँ नीति आयोग ने ये प्रोत्साहन के उद्देश्य से किया है और इसका जो उद्देश्य है यहाँ आप लिख सकते हैं, देश भर में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थितियों पर समग्र दृष्टिकोण विकसित करना। ये इसके पीछे टारगेट है। अब देखिए, इस सूचकांक का निर्माण 17 में से 15 लक्ष्यों को आधार बनाकर किया गया है। 2 लक्ष्यों को इससे बाहर रखा गया है। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो एसडीजी आपने 17 देखे हैं उसमें से कौन से 2 जो है वो इससे बाहर आए, मतलब इससे बाहर के दायरे में आते हैं। इसके बाद आप ये लिख दीजिए कि 62 राष्ट्रीय संकेतक है, मतलब ये मानक है, स्टैंडर्ड है। इन कसौटियों पर नीति आयोग जो है वो राज्यों की प्रगति को परखता है और उसके बाद तब जो मूल्यांकन है या जो रैंकिंग है वो प्रदान करता है। अब देख लीजिए, इसमें जो राज्यों की रैंकिंग है उसको आप जरूर लिख दीजिएगा। जो हालिया रैंकिंग है, मतलब जो नवीनतम आंकड़े हैं उसको आप डाल सकते हैं। इसके बाद यह सूचकांक देश के सतत विकास के लिए एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करता है। मतलब एक रिपोर्ट कार्ड है, इसमें प्रगति का हम मूल्यांकन करते हैं ताकि दोषों को समय रहते दूर किया जा सके और 2030 तक अपने अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। अधिकतम, संपूर्ण नहीं, संपूर्ण संभव ही नहीं है। इसके बाद देख लीजिए, उन क्षेत्रों की पहचान इस इंडेक्स के माध्यम से की जाती है जो अपेक्षाकृत दौड़ में पीछे हैं। जो तरक्की कर रहे हैं वो तो ऊपर रहेंगे ही, उन्हें तमगा मिल जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले हैं उनके लिए एक संदेश ये भी है कि आप और प्रयास करिए ताकि आप भी ऊपर आ सकें। जैसे कमज़ोर बच्चे होते हैं क्लास में, तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है कि भाई नंबर कम आया है कोई बात नहीं, जो अगली बार की परीक्षा है उसमें तुम खूब मेहनत करो, अच्छा प्रदर्शन करना। तो वही स्थिति यहाँ राज्यों की भी है। जो पीछे हैं उन्हें एक यहाँ पे प्रेरणा मिलती है कि आप भी कोशिश करिए। इसके बाद देख लीजिए, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक का जो द्वितीय संस्करण है वो जारी हुआ है, सेकेंड जो इसका वर्जन है, और इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और GGGI, ये जो GGI है, इसके सहयोग से तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से आप जो तैयार करने वाले यहाँ संस्था है या जो लोग हैं उन्हें आप लिख सकते हैं। और सूचकांक में 70 के स्कोर के साथ यहाँ राज्यों का जो आंकड़ा है उसको लिखना अनिवार्य है, तभी ये जो है ये व्यवहारिक बनेगा। तो 70 के स्कोर के साथ ये जो हालिया आंकड़ा है, केरल शीर्ष पर है और बिहार जो है वो सबसे नीचे है। मतलब सबसे ऊपर कौन है? केरल है और सबसे नीचे बिहार है। स्कोर अगर आप नहीं भी याद करते हैं तो राज्यों का नाम याद कर लीजिएगा
और दूसरा स्थान जो है, मतलब फर्स्ट तो केरल है, दूसरा स्थान किसका है? हिमाचल प्रदेश का है। तो ये राज्य जो है ये अच्छी खासी प्रगति कर रहे हैं। शिक्षा के मामले में भी केरल आगे है और बहुत सारे ऐसे मापदंड हैं जिन पर कि ये खरा उतरता है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन की SDG योजना है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2020 की शुरुआत से ही हम कार्यवाही के दशक में प्रवेश कर चुके हैं। यानी हमारी जो भूमिका है वो कैसी है? अब कार्यवाही करने की है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें काम करने का समय आ गया है। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा, हमें इस दिशा में कोशिश करनी होगी। और कोशिशें कैसी होनी चाहिए? ईमानदार होनी चाहिए। बाधाएं तो आती ही हैं, बाधाएं जैसे अभी कोविड-19 को ही आप ले लीजिए, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो ये बाधा ही है। लेकिन उन बाधाओं को एक तरफ करके जितना हो सके उतना अपनी तरफ से प्रयास करना, ये सरकार का भी कर्तव्य है और साथ साथ नागरिकों का भी कर्तव्य है। तो यहाँ हमारी स्थिति विश्व में और बेहतर हो सके, इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही ये निबंध यही समाप्त होता है, मतलब ये लेख समाप्त होता है। और इस आधार को आप एक मॉडल मानकर यहाँ प्रयास कर सकते हैं और इसमें एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं। करंट अफेयर को जितना हो सके इसमें आप शामिल करिए और बेहतर इसका जो प्रदर्शन है वो हो जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।